नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को टीजीटी हिंदी और संस्कृत साहित्य की तैयारी कराई जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका सिलेबस के अनुसार मैं चल रहा हूं, संस्कृत के जो प्रमुख रचनाकार हैं, जैसे आपके कालिदास हो गए, भवभूत हो गए, गार्गी हो गए, माघ हो गए, दंडी हो गए, श्रीहर्ष, इन्हीं लोगों के जो इम्पोर्टेंट जो सिलेबस के अनुसार जो कवि का दिया है, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए आज हम लोग आचार्य दंडी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आचार्य दंडी है, इनका समय क्या माना गया था। इनका समय जो है 600 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। आचार्य दंडी की जो माता जी थी, उनका नाम था गौरी और पिता का नाम था वीरदत्त था। रचना इनकी प्रसिद्ध है 10 कुमार चरितम। याद कैसे करेंगे, 10 और दंडी, 10 दंडी, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? आचार्य दंडी की है। तो आचार्य दंडी की जो शैली है वो शैली कैसी है? परिष्कृष्ट गद्य शैली के जनक एवं वैदर्भी रीत यह शैली के लिए प्रसिद्ध है। वैदर्भी रीत के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, जो आचार्य दंडी थे ये यथार्थवादी व व्यवहारवादी आचार्य थे। कैसे थे? यथार्थवादी और व्यवहारवादी ये आचार्य थे। और आप ये आचार्य दंडी की जो रचनाएं थे इंपॉर्टेंट पर ध्यान दीजिएगा, जो 10 कुमार चरितम, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पूछता है कि कौन सी रचना 10 दंडी जी की है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब अगले कवि के बारे में हम लोग जो जानेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया है, भवभूति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए भवभूति के बारे में जानते हैं। भवभूति के जो समय माना गया है 680 से 750 ईसा पूर्व माना गया है। और ध्यान दीजिए, जो भवभूति थे इनका जो नाम था श्रीकंठ या भट्ट भी नहीं बोला जाता था। और भवभूति के जो पिताजी थे उनका नाम था नीलकंठ, मतलब इनका नाम था श्रीकंठ और पिता का क्या नाम था? नीलकंठ था। और माता का नाम था जातुकर्णी था। उपनाम था भवभूति। उपाधि, इनको उपाधि जो मिला था पदवाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि मिली थी। रस, इनकी जितनी भी रचना है इन्होंने जो रस की प्रधानता दी है, करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा कि करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हें माना जाता है, तो आपके भवभूति जी हैं। आइए जान लेते हैं जो हमारे कवि भवभूति हैं उनकी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। पहली इनकी रचना था मालती माधवम। इनमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और इनमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता, मालती माधवम में किस रस की प्रधानता है? आप बोलेंगे श्रृंगार रस की प्रधानता है। और जो आपके भवभूति हैं, ये महावीर चरितम में 7 अंक है और इसमें वीर रस की प्रधानता दी गई है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, करुण रस की प्रधानता दी गई है। अगर आप याद करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे कि मामू, क्या याद करेंगे? माँ से, देखिए माँ से मालती माधवम और एक माँ से होगा महावीर चरितम और जो उस हो गया उत्तर रामचरितम। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक ट्रिक और मैं दिखा रहा हूँ। मालती महावीर से उत्तर में मिलती थी, ऐसे आप समझ लीजिए। एक ट्रिक बनाया हूँ, मालती महावीर से उत्तर मिलती थी। माँ से मालती माधवम, महावीर चरितम, उससे उत्तर रामचरितम। ठीक, या तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, चाहे इस ट्रिक को याद कर लीजिए, कैसे भी याद कीजिए, आपकी प्रॉब्लम है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जो भवभूत थे, भवभूत दक्षिण भारत के पदमपुर पहाड़पुर के निवासी थे। इसको ध्यान दीजिएगा, जो भवभूत थे वो दक्षिण भारत में पदमपुर में रहते थे, वहाँ के निवासी थे। और ध्यान दीजिएगा, कालिदास के बाद भवभूति ही श्रेष्ठ नाटककार हैं। मतलब कालिदास के बाद अगर दूसरा कोई नाटककार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो आपके कौन है? भवभूति हैं। भवभूत ने अपने नाटकों में स्वयं को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। भवभूत ने अपने नाटकों में स्वयं को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। उत्तर रामचरितम का तृतीयांक करुण रस से शुरू भी होता है और करुण रस से समाप्त भी होता है। मतलब एक उत्तर रामचरितम का जो तृतीयांक है वो करुण रस से शुरू होता है और जो करुण से शुरू भी होता है और करुण रस से समाप्त भी होता है। भवभूति गौड़िया रीत के श्रेष्ठ कवि थे। मतलब अगर पूछा जाए भवभूति किस रीत के थे, तो ये जिस रीत के थे तो वो गौड़िया रीत के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, महान कवि थे, आप कह सकते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए कि उत्तर रामचरित में वैदर्भी गौड़िया रीति का मणकाचन संयोग हुआ है। उत्तर रामचरितम की भाषा सौरसेनी प्रकृत। ध्यान दीजिएगा, इसे पूछता कि उत्तर रामचरितम की जो भाषा थी वो कैसी थी? सौरसेनी प्रकृत थी। इनके नाटकों में 3 गुणों का समावेश है। इनके नाटकों में कितने गुणों का समावेश है? 3 गुणों का समावेश है। आइए आज जो है नेक्स्ट कवि आपके राजशेखर जी हैं।
इनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है, आइए जानते हैं। जो राजशेखर कवि हैं इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। वंश 21 वंश से थे। महाराष्ट्र के यावर वंशी क्षत्रिय थे। और राजशेखर की जो माता जी थे इनका नाम था सीलवती था। पिता आमत दर्दुक थे। रीत थी गौड़िया रीत थे। पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें कुछ बताने वाली चीज़ जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब है क्या कि ये सब मौखिक बातें हैं जो एग्जाम में बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर जो बताने वाली चीज़ होगी उसको मैं डिटेल में आपकी व्याख्या भी करूँगा। हमने बताया कि जो राजशेखर थे, अभी जस्ट बताया कि इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी थी। ये राजशेखर एक नाटककार थे। क्या थे? ये नाटक लिखा करते थे। और राजशेखर कालिदास हर्ष भवभूत से प्रभावित थे। मतलब ये हुआ कि जो राजशेखर थे कालिदास हर्ष भवभूत से बहुत ही प्रभावित थे। मतलब इनसे इनको बहुत प्रेरणा मिलती थी। और जो राजशेखर हैं, राजशेखर ने रचना की है बाल रामायण। बाल रामायण कितने अंक है? 10 अंक है। बाल भारत 2 अंक है। बिल्द विशाल भावजिका 4 अंक की है। कर्पूर मंजरी में 4 अंक की है। और इसका ट्रिक है बाबा बिग गए। बात से क्या हो गया? बाल रामायण। एक बात से हो गया बाल भारत। एक बी से हो गया बिल्द गए। औका से कर्पूर, देखो बी से बिल्द विशाल, औका से कर्पूर मंजरी। अभी जस्ट हमने बताया कि जो आपके राजशेखर थे, बाल रामायण, बाल भारत, बिल्द विशाल, कर्पूर मंजरी, ये सारी इनकी रचनाएं थी। लेकिन आज तो हम लोग इसमें भी जाने तो जो बाल रामायण है इनमें अंक अभी जस्ट हमने बताया कि आपको 10 अंक हैं। कथानक श्री राम की कथा है। रावण को एक प्रेमी माना गया। मतलब कि जो बाल रामायण है ना, इसमें जो लिखा गया है श्री राम की कथा लिखी गई है और रावण को एक प्रेमी माना गया है। और बाल जो भारत जो दूसरा है बाल भारत, पहला तथा आपका बाल रामायण और दूसरा है आपका बाल भारत, तीसरा है बिल्द विशाल, चौथा कर्पूर मंजरी। तो बाल भारत में अंक 2 हैं। और कथानक द्रौपदी स्वयंवर से चीरहरण तक की कथा का वर्णन है। और ये कैसी रचना है? एक तरफ सॉरी, ये कैसा नाटक है? अपूर्ण नाटक है। मतलब ये हुआ कि पूर्ण नाटक नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा आपका बिल्द विशाल भंजिका। इनमें जो है 4 अंक हैं। और ये क्या है? एक नाटक है, कथानक है, राजकीय प्रणय किरणा का वर्णन है इसमें। कर्पूर मंजरी, आइए देखते हैं हम लोग कर्पूर मंजरी। ये आपका जो है लास्ट है। कर्पूर मंजरी में जो अंक हैं 4 अंक हैं। और सप्तक नाटिका है। भाषा कैसी है? प्रकृति, अगर आपसे पूछे कर्पूर मंजरी की भाषा कैसी है? प्रकृति भाषा है। इसके अंकों का यौनिका कहा जाता है। इसके अंकों क्या कहा जाता है? यौनिका कहा जाता है। श्रृंगार रस प्रधान है। मतलब कर्पूर मंजरी में जो प्रधानता दी गई है रस का, उस श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है। राज परिवार की प्रणय क्रीड़ा वर्णित है। मतलब इसमें जो है राज परिवार, जो मतलब शाही राजा महाराजा, उनके परिवार की प्रणय क्रीड़ा वर्णित है। दोषपूर्ण कृति है। दोषपूर्ण कृति है। राजशेखर की प्रसिद्धि का आधार कर्पूर मंजरी है। मतलब जो राजशेखर की जो प्रसिद्धि जो मिली है उनको कर्पूर मंजरी से ही मिली है। और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो राजशेखर की अंतिम एवं प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना थी काव्य मीमांसा थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो राजशेखर की अंतिम एवं प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचना थी क्या थी? काव्य मीमांसा थी। आइए अगले कवि जानते हैं हम लोग बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा के पंडित थे। ध्यान दीजिए, बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा के क्या थे? ये पंडित थे। पंचाली रीति के लेखक थे। कौन सी रीत के लेखक थे? पंचाली रीत के लेखक थे। इनकी 2 रचनाएं हैं। एक हर्षचरित प्रथम रचना है। और ध्यान दीजिए, हर्षचरित में 8 उच्चवास हैं। हर्ष के अंशों का वर्ण है। मतलब जो हर्षचरित है इसमें हर्ष के अंशों का वर्ण किया गया है। और जो कादम्बरी है ये अंतिम रचना थी। कादम्बरी कैसी रचना थी? अंतिम थी। तो पहली कौन थी? हर्षचरितम थी। किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। और कादम्बरी अंतिम रचना है। काल्पनिक वैशंपायन एवं चंद्रपीड़ की कथा है इसमें। तो अगर आपसे पूछे हर्षचरित किसकी रचना है, तब बताएंगे बाणभट्ट की है। और ये बाणभट्ट की कौन सी रचना है? प्रथम रचना है। इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। और इनमें किसकी व्याख्या की गई है? तब तक हर्ष के अंशों की व्याख्या की गई है। कादम्बरी कैसी रचना है? ये अंतिम रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। इसमें काल्पनिक वैशंपायन एवं चंद्रपीड़ की कथा वर्णित है। अगले कवि आपके हैं आचार्य शूद्रक। इनका जो नाम था, इनका नाम तो सिमुख था। क्या नाम था? सिमुख था। इन्होंने जो उपाधि पाई थी शूद्रक की उपाधि पाई थी। किसकी उपाधि पाई थी? शूद्रक की उपाधि पाई थी। रचना इन्होंने किया मृच्छ कटिकम। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृच्छ कटिकम पूछता, मृच्छ कटिकम किसकी रचना है? तो आप बताएंगे आचार्य शूद्रक की रचना है। और रीत कैसी है? वैदर्भी रीति है। कैसी रीति है? वैदर्भी रीति है। और इसमें जो विधा ये जो नाटक या रूपक या सामाजिक रूप, मतलब नाटक जो ये जो आचार्य शूद्रक थे ये नाटक
जो लिखा करते थे और सामाजिक रूपक भी थे, मतलब समाज के बारे में ज़्यादा विख्यात है। अंक इनमें कितने हैं? 10 हैं। अंक कितने हैं? 10 हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रस की प्रधानता दी गई है वो श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है। आइए लास्ट पढ़ लेते हैं हम लोग विशाख दत्त के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विशाख दत्त के बारे में पूछता है कि जो विशाख दत्त थे ये क्या लिखते थे? नाटक लिखा करते थे। इनकी रचना क्या था? मुद्रा राक्षस इनकी नाटक है। अंक कितने हैं? 7 हैं। विधा क्या है? नाटक। रस क्या है? वीर रस है। तो ये विशाख दत्त की है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, विशाख दत्त की कौन सी रचना है? तो आप बताएंगे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक है। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है। रस की कौन से रस की प्रधानता दी गई है? वीर रस की प्रधानता दी गई है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, टीजीटी के विद्यार्थी या कोई भी विद्यार्थी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। और बहुत सारे, अब ये तो एक तरह में तो संस्कृत साहित्य के जो रचनाकार जो आपके टीजीटी के सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को मालूम है कि टीजीटी के सिलेबस में रचनाकार कालिदास, भगवत और भारवी, माघदंडी, श्रीहर्ष हैं। इनके बारे में मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से बता दिया हूँ। कल आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा और क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको कल बताऊँगा। और इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।